और क्लास को कंटिन्यू रखा करें, सभी लोग डेली रेगुलर बेसिस पे क्लास कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। छोड़ छोड़ के करेंगे तो आपका इंटरेस्ट जो है क्लास में ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। इसीलिए आप लोग जो है क्लास को रेगुलर कीजिए। हाँ मृत्युंजय जी, आपका आ रहा है मैसेज। गुड इवनिंग टू ऑल। ठीक है, सभी लोग का मैसेज आ रहा है, मैं देख भी रहा हूँ। चलिए, आज का जो टॉपिक होगा वो आपका पॉलिटी सेक्शन का होगा, और कहेंगे कि पॉलिटी कहाँ पूछे जाएंगे। तो जान लीजिए 1 to 5 में भी पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि पॉलिटी आपका जनरल अवेयरनेस में आता है, जनरल स्टडीज में। ठीक है, तो जनरल स्टडीज में आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब आते हैं। जो क्लियर बीपीएससी ने कर दिया 1 to 5 में जो स्पष्ट, तो वहां से तो देगा ही, और जो आपका जीके जीएस का सेक्शन है वहां से भी क्वेश्चन आएंगे। और जब आप 9th 10th या 6 to 8 के लिए एसएसटी के लिए जब बैठेंगे तो वहां तो आपके पॉलिटी के क्वेश्चन रहेंगे ही, या 10+2 के लिए भी अगर पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स होंगे तो वहां पे यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछा जाएगा। ठीक है, तो बस आप लोग जो भी टॉपिक है उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद जब मैं पढ़ा लूँ तो उसके बाद आप लोग जो टेस्ट सेशन में जाके टेस्ट को दे सकते हैं। आपका जो जीके जीएस ऑनलाइन टेस्ट का जो पीडीएफ बना हुआ है, जो फोल्डर है उसमें जाकर के आप टेस्ट जरूर दिया कीजिए। ठीक है, टेस्ट देने से क्या होगा कि आपका थोड़ा सा जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तो मैं आपको थ्योरी करवा रहा हूँ, लास्ट में मैं ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल पहले आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए अपने। मतलब जो आप पढ़िएगा, जब कॉन्सेप्ट रहेगा तभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ऐसे केवल रटने से और केवल ऑब्जेक्टिव बनाने से आपका कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होता है। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, साथ साथ आपको ऑनलाइन जो भी टेस्ट का लिंक भी दे रहा हूं, तो टेस्ट भी आप लोग लगातार दिया कीजिए। ठीक है, चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है आपका नागरिकता, और साथ साथ आपका जो है मौलिक अधिकार। दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हर एक एग्जाम में बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पे, चूंकि हमने पिछले क्लास में संविधान, सबसे पहले हमने संविधानिक का जो इतिहास है, संविधान का किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ वो पहले बताया, फिर हमने संविधान सभा के बारे में बताया, उसके बाद हमने प्रस्तावना बताया। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 1 से 4 तक हमने पढ़ाया था। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है अनुच्छेद 1 के अनुसार, तो उसी प्रकार से हम लोग अनुच्छेद 4 तक भाग 1 में पहुंच चुके हैं। अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो भाग 2 का जो चैप्टर है आपका, वो है आपका नागरिकता, वो पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से इसको समझने का प्रयास करेंगे, और यहां से निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ज्यादा बड़ा पॉलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी समझने की आवश्यकता है। और आपके कंटेंट सेक्शन में भी हमने ऑलरेडी पहले भी जो प्रीवियस जो हमने पढ़ाया है उसका रिकॉर्डेड वर्जन आपके कंटेंट में, जब आप जनरल नॉलेज पीडीएफ जो आपका फोल्डर है उस पर क्लिक कीजिएगा तो कंटेंट में आपके पॉलिटी का एक फोल्डर होगा, उसमें आपके बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी पॉलिटी के डाले हुए हैं, साथ साथ मटेरियल भी आपको डाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बस आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, बाकी हमने हर संभव प्रयास किया है, और आप लोग उसको भी देखा कीजिए। ये नहीं कि केवल लाइव क्लास ही लीजिए, साथ साथ जब भी टाइम मिले तो वो जो पहले से हमने पढ़ा रखा है उसको भी आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। हाँ, कुछ टेस्ट अनलिमिटेड नहीं है, मेरे ही द्वारा वो अनलिमिटेड नहीं किया गया था, लेकिन अब मैं जितना भी टेस्ट आपको दूंगा वो सारा अनलिमिटेड होगा। ठीक है, चलिए, अब आते हैं नागरिकता। तो सब लोग जानते हैं कि नागरिकता के बारे में, और किसी भी देश के नागरिक के लिए वहां की नागरिकता मायने रखती है। ठीक है, तो नागरिकता क्या होता है सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे, और बहुत ही आसान टॉपिक है, तुरंत मुश्किल से 15 से 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। और बस वही जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वहीं से क्वेश्चन पूछे गए या पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप बुक पढ़िएगा तो बहुत सारा चीज उसमें डिटेल्स में दिया गया है, लेकिन उतना अभी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, थोरोली हम लोग पढ़ लेंगे नागरिकता है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले वो जानेंगे नागरिकता। नागरिकता का समान अर्थ क्या होता है? व्यक्ति और राज्य के अंतर संबंधों की उद्घोषणा। यानी जो आपका राज्य है आपको कुछ पावर दे रखा है, और वो पावर, वो राजनीतिक शक्ति जो है आपका नागरिकता के माध्यम से ही दे रखा है, वो विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त। ठीक है, बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो आपके मौलिक अधिकार के पाठ हैं,
वो केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। ठीक है, जैसे आप सभा करने का अधिकार, विदेशी को भारत में आके सभा करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, हाँ उसको बस स्वतंत्रता पूर्वक घूमने का अधिकार है, लेकिन बहुत सारे अधिकार जो है विदेशियों को नहीं दिया गया है। लेकिन भारतीय लोगों को उसके सर्वांगीण विकास के लिए वो अधिकार जरूरी है। तो उसको यहाँ पर मेन रूप से आप कह सकते हैं कि व्यक्ति और राज्य के अंतर संबंधों की उद्घोषणा है। ठीक है, यह मनुष्य की उस स्थिति का नाम है जिसमें मनुष्य को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए मैं जो भी डाल रहा हूं वास्तविकता में बोलूं तो वो 1 to 5 के लिए भी है, वो 6 to 8 के लिए भी है, और आपका 9, 10, 11, 12 के लिए भी है। क्योंकि बीपीएससी का एक लेवल है, वो 1 to 5 में भी अगर जनरल अवेयरनेस में या जनरल स्टडीज में पॉलिटी पूछेगा तो ये अपना एक स्टैंडर्ड फॉलो करेगा। बाद बाकी जो एसएसटी वाले हैं उनका तो है ही। ऐसे मैं 1 to 5 का अलग फोल्डर बनाया हूं, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है मैं उसमें डाल देता हूं या पीडीएफ डाल देता हूं। बाकी आप लोग जो भी उसमें कंटेंट है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो सारा कुछ पढ़ने का प्रयास कीजिए। नागरिकता का समान अर्थ व्यक्ति और उसके राज्य के अंतर संबंधों की उद्घोषणा है। यह मनुष्य की उस स्थिति का नाम है जिसमें मनुष्य को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है। नागरिक केवल ऐसे व्यक्तियों को कहा जा सकता है जिन्हें राज्य की ओर से सभी राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान किए जाते हों। तो नागरिकता जो है केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त होता है, उसमें राजनीतिक अधिकार और नागरिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं जो कि जो व्यक्ति उस राज्य में निष्ठा रखता है। ठीक है, केवल यहाँ पे आपको नागरिकता ही नहीं दिया जाता है बल्कि आपकी निष्ठा भी होनी चाहिए आपके अपने देश में, तब जाकर के देश आपको नागरिकता देता है। या कोई विदेशी व्यक्ति आकर के भारत में रहता है लंबे समय तक, 5 वर्ष से ज्यादा, तो उसे भी नागरिकता दे दी जाती है क्योंकि वह भारत में अपनी निष्ठा प्रकट करता है और लंबे समय तक रहता है। ठीक है, तो कई प्रकार से नागरिकता प्राप्त भी किए जाते हैं और नागरिकता समाप्त भी हो जाता है कई कारणों से। या कोई व्यक्ति विदेश जाकर के लंबे समय तक रह गया, वो भारत नहीं आया, तो उसकी स्वतः यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम बताएंगे कि नागरिकता कितने तरीका से प्राप्त किया जा सकता है और कितने तरीका से त्याग किया जा सकता है या समाप्त हो जाता है। तो यहां से मेन रूप से आपको पूछेगा कि भारतीय संविधान में कितने भाग में नागरिकता की चर्चा की गई है। तो याद रखिएगा, हाँ बिल्कुल करा देंगे, टेस्ट का डिस्कशन करा देंगे। देखिए ऐसे आप कहिएगा तो मैं बैठा तो रहता नहीं हूं, मैं डेली आपका क्लास 3 घंटा 4 घंटा जो भी होता है ले ही रहा हूं। अगर मैं ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा तो आपका थ्योरी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आप बोलते हैं कि जैसे मैं इसीलिए आपको टेस्ट लिंक दे देता हूं और आप जब सबमिट करते तो उसमें सॉल्यूशन दिखता है और उतना पहले से मैं समझा रखा होता हूं कि आप आसानी से समझ लेते हैं। अगर आप हमको फिर से कहिएगा आप क्वेश्चन दे दे करके समझाइए तो फिर मैं ये यहाँ पे समझा रहा हूं, ये तो व्यर्थ है फिर। ठीक है, तो आपको समझना होगा। देखिए तरीका और टेक्निक से पढ़िएगा तो आप कम एनर्जी में भी सफल हो जाइएगा। हमने आपको टेस्ट लिंक दे रखा है ऑब्जेक्टिव का, और आप कहिएगा वही ऑब्जेक्टिव को मैं करवा दूं तो फिर आप क्या दिमाग लगाइएगा। फिर मैं यहाँ थ्योरी ना पढ़ा करके तो फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव ही बता दूं जो कि अन्य कोचिंग संस्थान वाले करते हैं, और मुझे पता है कि उससे फायदा ज्यादा नहीं होने वाला है, नुकसान जहां तक होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल होगा बीपीएससी क्रिएट करेगा और वो रटे हुए जो लोग होंगे वो गलत कर देंगे वहां पे। ठीक है, सब लोग शॉर्टकट मारने वाले हैं और सभी लोग मैक्सिमम लोग चाह रहे हैं कि हम ऑब्जेक्टिव करवाएं। तो अगर आप लोग की इच्छा होगी तो नेक्स्ट क्लास से मैं आपको ऑब्जेक्टिव ही करवाऊंगा। थ्योरी पढ़ाने के मुझे शौक नहीं लगा है, मैं ऑलरेडी बीपीएससी जो भी अलग चलता है उस बैच में थ्योरी पढ़ाता ही हूँ। ऑब्जेक्टिव ही करा दूंगा, मेरे लिए भी आसान होगा, सामने में ऑप्शन दिखेगा और उसको डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, बात को समझिए आप लोग। ऑब्जेक्टिव के चक्कर में शुरू से ही बोल रहा हूं, ऑब्जेक्टिव के चक्कर में मत पढ़िए और ना ही सेट प्रैक्टिस के चक्कर में पढ़िएगा। वो हम अगस्त के बाद बात करेंगे, क्यों मैं बोल रहा हूं वो आपको अगस्त में समझ में आ जाएगा एग्जाम देने के बाद।
संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान हैं। तो ये अति महत्वपूर्ण है। आप लोग बनाइए ना, लुसेंट ऑब्जेक्टिव ले लीजिए बुक और उसको बनाइए और देखिए जो मैं थ्योरी पढ़ाता हूं क्या बनता है कि नहीं बनता है। चलिए, संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है, अति महत्वपूर्ण है, VVI पॉइंट है कि संविधान के केमे भाग में नागरिकता से संबंधित है। तो भाग 2, अगर पूछे भारत राज्यों का संघ है वह केमे भाग में है, तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 में चर्चा, जबकि नागरिकता से संबंधित भाग आपका कौन सा है, 2 है। ठीक है, और इसमें अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 जो है आपका वो नागरिकता से संबंधित है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो ये आपका 6 है वो आपका नागरिकता से संबंधित है, तो ये याद रखिएगा। भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है, ये सबसे बड़ी बात है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत में एकल नागरिकता है। अब कहिएगा कि एकल होता है तो दूसरा कौन होता है, तो एक होता है दोहरी नागरिकता, जैसे अमेरिका में है, स्विट्जरलैंड है। तो वो सब में क्या होता है कि व्यक्ति को 2 तरह के नागरिकता दिए जाते हैं, एक आपका स्टेट का अलग, राज्य का अलग और केंद्र का अलग। लेकिन आपके यहाँ क्या होता है, एक ही वोटर लिस्ट होता है। आप विधानसभा का चुनाव में भी वोट गिराने जाते हैं तो वही वोटर लिस्ट दिखाते हैं, उसी के नाम से आप देते हैं। और आपका जब केंद्र का, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उसमें भी आप वही वोटर लिस्ट रहता है ना। यानी भारत में एकल नागरिकता है, यानी एक देश एक नागरिकता। क्यों? चूंकि भारत जो है राज्यों का संघ है और ये आपका क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। लेकिन अमेरिका वगैरह क्या है कि आपका अविनाशी, वहां पे क्या हो जाता है आपका अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। और भारत क्या है आपका कि भारत आपका विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी केंद्र यहां मजबूत है। इसीलिए भारत का मेन रूप से जो नागरिकता है वो केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र स्तर पे दिया जाता है। तो भारत में एकल नागरिकता है, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। पूछेगा किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, तो याद रखिएगा कि अमेरिका, अमेरिका में क्या है आपका, या स्विट्जरलैंड में भी आपका क्या है कि दोहरी नागरिकता है। ठीक है, तो भारत में याद रखिएगा एकल नागरिकता है, अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है। ठीक है, अब यहां पर अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो कि नागरिकता से संबंधित है, उसके बारे में एक एक लाइन आप लोग समझ लीजिए। अनुच्छेद 5 क्या बोलता है कि अनुच्छेद 5 बोलता है संविधान के प्रारंभ पर ही नागरिकता, यानी जब से संविधान देश में लागू हुआ तभी से सभी व्यक्ति जो जन्म लिए हैं वो सबको नागरिकता दे दी गई, या उस समय जो भारत के लोग थे, नागरिक थे, वो भारत के नागरिक मान लिए गए। ठीक है, तो यहां पर संविधान के लागू होने की तिथि से ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई सभी भारतीयों को। ठीक है, या उसके बाद भारत में जन्म लिए हों या उससे पहले। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार हैं। जैसे कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, ठीक है, और फिर हो सकता है कि वो फिर रिटर्न हो गए, तो उस स्थिति में भी, ठीक है, या जो पाकिस्तान बट गया, जो आपका बांग्लादेश बटा, बांग्लादेश तो 1971 में बटा, यानी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान, तो जो पाकिस्तान के क्षेत्र में जो पहले से थे तो वो भारत में आए। ठीक है, तो उनको भी जब वो आए तो उनको भारत की नागरिकता दे दी गई, तो वो जो दी गई अनुच्छेद 6 के तहत, यानी पाकिस्तान से जो भारत को प्रव्रजन किए। और आज भी आपको जो पाकिस्तान से हिंदू लोग, मुस्लिम को छोड़ करके, आप एनआरसी के बारे में लास्ट में बताएंगे, नेशनल जो रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप जो है, एनआरसी जो एक बहुत बड़ा मुद्दा 2019 में जो बना हुआ था, ठीक है, CAA ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था, तो उसमें जो 2019 में आया था नागरिकता संशोधन अधिनियम, तो उसमें बोला गया कि जो भी भारत के आसपास जो कंट्री है, खास करके मुस्लिम कंट्री, तो वहां से जो वहां के अल्पसंख्यक हैं मुस्लिम को छोड़ करके, चूंकि उनकी तो आबादी वहां ज्यादा है ही, तो वो तो वहां सुरक्षित हैं ही। लेकिन अगर वहां से कुछ जो भी जिनका शोषण हो रहा है वहां, अगर वो भारत में आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और एक तरफ वहीं जो वर्षों से असम में जो रह रहे थे, जो कि बहुत पहले 1971 के दौरान ही बांग्लादेश, जब भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में युद्ध हुआ था, तो बहुत सारे जो बांग्लादेशी मुसलमान थे वो भारत में आकर के शरणार्थी के रूप में आए थे और वर्षों से वो भारत में रह रहे थे। तो उनको लेकर के यहाँ पे मुद्दा बना हुआ था कि उनका जो नागरिकता है वो
समाप्त कर दी जाए, या उनका जो है डाटा मांगा जा रहा था कि आप कब से भारत में रह रहे हैं। ठीक है, तो इसको लेकर के विवाद चल रहा था। तो यहां पर मेन रूप से ये जानिएगा कि अनुच्छेद जो 6 है वो कहता है जो पाकिस्तान के जो क्षेत्र से जो भारत में आए उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, उनको अधिकार दिया गया। ठीक है, अब आ जाइए अनुच्छेद 7, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। ठीक, उसके बाद है, दोनों सेम है, अच्छा, पाकिस्तान से जो आए और पाकिस्तान को जो गए। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, जो भारत के बाहर हैं और भारतीय मूल के हैं तो उनको भी अनुच्छेद 8 के तहत भारत की नागरिकता दी जाती है। अनुच्छेद 9, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना, जो विदेश जाकर के बस गए, एक सेकंड, हाँ हेलो, क्लास तो हो रहा है आपका, क्या हुआ, वहां पे लाइव सेशन पे क्लिक कीजिए, क्या आ रहा है। देखिए अनुच्छेद 9, विदेशी राज्य को नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेश में जाकर के बस गए हैं और लंबे समय से रह गए और वहां पे उनकी नागरिकता अगर मिल जाती है तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। ठीक है, क्योंकि भारत एकल नागरिकता देता है, अगर वो कहीं विदेश का नागरिक हो गया तो भारत उसको अपना नागरिक नहीं मानेगा। ठीक है, और ये क्या होता है कि आपका जो भी देश आप जाते हैं जहां पे, तो वहां एम्बेसी होता है, उसमें उसकी सूचना मिल जाती है कि वहां उसको नागरिकता दे दी गई है, तो उस व्यक्ति से रिलेटेड जो भारत में नागरिकता जो रजिस्टर है जहां पे उसका नाम होगा वहां से काट दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि अनुच्छेद 9, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नागरिक ना होना, यानी कोई व्यक्ति विदेशी राज्य में जाकर के वहां की नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं तो वो भारत के नागरिकता स्वतः ही खो देंगे वो। ठीक है, तो अनुच्छेद 9 ये याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 10, नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। ठीक है, यहां पर नागरिकता से संबंधित जो भी कानून बनाए जाएंगे वो आपका संसद बनाएगा। ठीक है, संसद के द्वारा ही नागरिकता के संबंधित संशोधन या कानून बनाए जा सकते हैं, राज्य सरकार के द्वारा नहीं, केंद्र का ही जो है यहाँ पे नागरिकता के से संबंधित कानून बनाए जाएंगे संसद द्वारा, जो आपका संसद, लोकसभा, राज्यसभा, उसी के द्वारा यहाँ पर इससे संबंधित, नागरिकता से संबंधित कानून बनाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। वो अनुच्छेद 11 में है। अनुच्छेद 11 में क्या है कि आपका नागरिकता से संबंधित जो भी कानून बनाना होगा या सुधार करना होगा वो आपका संसद ही करेगा। ठीक है, संसद के ही द्वारा करवाया जाएगा, अति महत्वपूर्ण लाइन था। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर, संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया, और सर्वप्रथम जो नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया और लागू किया गया तो 1955 ईस्वी में, और आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन भी किए गए हैं। अभी तक टोटल 8 बार शायद संशोधन हो चुका है, काउंट कर लीजिए। ठीक है, अभी तक 1 2 3 4 5, इसमें 5 ही बार है, लेकिन 8 बार जो है संशोधन आपका हो चुका है। ठीक है, 8 बार टोटल, अभी तक 8 बार संशोधन नागरिकता में हो चुका है। एक 2019 में भी लेटेस्ट, सबसे ज्यादा लेटेस्ट संशोधन हुआ था 2019 में। CAA, आप जब कोरोना से पहले और उसके बाद ही कोरोना आ गया था, आप लोग को याद होगा, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था असम को लेकर के,
और फिर एनआरसी का मुद्दा जो था, सीएए का मुद्दा। तो ये 2019 में नागरिकता बिल का चूंकि विरोध हो रहा था उस समय, क्योंकि इसमें क्या था कि जो आसपास के पड़ोसी मुल्क हैं और वहां पे खास करके जो मुस्लिम छोड़ करके आबादी है, जहां अल्पसंख्यक है, जहां पे उनका शोषण हो रहा है, तो वो भारत में आएंगे तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। जबकि जो वर्षों से भारत के जो क्षेत्र में असम के वगैरह जहां पे वो शरणार्थी के रूप में आए थे बांग्लादेश से, तो उनकी नागरिकता को प्रूव करने की बात हो रही थी, तो उसको लेकर के यहाँ पर बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। तो एनआरसी का मुद्दा 2019 वाला भी है, ये भी हो सकता है पूछ दे, इसलिए हमने चर्चा कर दिया। केवल भारतीयों को प्राप्त मूल अधिकार क्या है? तो केवल पूछेगा इनमें से कौन से मौलिक अधिकार भारतीयों को प्राप्त है केवल, या कौन सा अधिकार विदेशियों को नहीं प्राप्त है? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 30। अब ये सब अभी तुरंत हम लोग अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे मौलिक अधिकार तो उसमें चर्चा करेंगे। अभी अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, तो उसमें ये सब चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 15 क्या है, अनुच्छेद 16 क्या है, 19 क्या है, 29 क्या है, 30 क्या है, ये सब अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी बस ये जानिए कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। बाद बाकी ही आपको क्या है कि विदेशी नागरिक को प्राप्त है। इसके अलावा सारे अधिकार भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। अब आ जाइए नागरिक अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता का अर्जन। जो 1955 का जो अधिनियम है नागरिकता से संबंधित, उसमें नागरिकता कितने तरीका से अर्जित किया जा सकता है? बहुत लोग पता नहीं बोलते हैं लाइव सेशन सर कब आइएगा, नहीं आ रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आता ये बात। कि वो लोग अगर बैच लेते हैं तो कम से कम खोल करके देखते क्यों? उसमें तो स्पष्ट लिखा रहता है लाइव क्लासेज, कंटेंट, पीडीएफ, वीडियो लेक्चर, टॉपिक वाइज, ठीक है, लिखा रहता है। उतना तो आपके पास समझ विकसित होनी चाहिए कि आप लोग आसानी से, नहीं तो कम से कम मूर्ख भी लोग कुछ खरीदता है या तो उसको खोज खोज के देखता है कि क्या है, कहाँ क्या खोलेंगे, क्या होगा, इसमें गड़बड़ होने का क्या है? ठीक है, आपका मोबाइल है, सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर गड़बड़ थोड़ी होगा, बैक चले जाइएगा, कोई दिक्कत होगा तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। डरिए नहीं, उसमें खोल खोल के देखिए क्या है नहीं है, उससे आपको पता चल जाएगा। अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता का अर्जन किस प्रकार से होगा? वो है 5 तरीका से। 5 शर्तें हैं नागरिकता प्राप्त करने के आधार कौन कौन से हैं? 5 आधार हैं जिससे आपको नागरिकता प्राप्त होती है। ठीक है, और मुझे लगता है नोटिफिकेशन भी आप लोग को चला जाता होगा जब हम लाइव सेशन लेते हैं। चलिए, अब कितने तरीका से आपका जो है यहाँ पर नागरिकता प्राप्त का आधार है? तो सबसे पहला है कि जन्म के आधार पर। अगर आप भारतीय क्षेत्र में जन्म ले लेते हैं तभी आप भारत के नागरिक हो जाते हैं, सिंपल सा है। भारत की नागरिकता मिल जाती है अगर आप भारत में जन्म ले लिए, ठीक है, तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। दूसरा है कि वंश के आधार पर, वंशानुगत है आपका। अगर आपके माता पिता भारत के हैं तो आप स्वतः उनकी संतान अगर विदेश में भी जन्म ले लिए हैं तो भी वो भारत के ही संतान हो जाएंगे, उनको वंशानुगत के आधार पर यहाँ की नागरिकता दे दी जाती है। ठीक है, उसके बाद है आपका पंजीकरण के द्वारा। ठीक है, अगर कोई विदेशी नागरिक भारत में आ गए और वर्षों से लंबे समय से रह रहे हैं और भारतीय संविधान में अपनी आस्था दिखाते हैं तो वो भारतीय नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उनको भारत का नागरिकता दे दिया जाता है। ठीक है, अब उसको घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया है, पहले 7 वर्ष था। देशीयकरण द्वारा, ठीक है, अगर कोई भी देश का पार्ट भारत का पार्ट बन जाता है, जैसे पहले क्या था कि अरुणाचल प्रदेश अलग जो देश हुआ करता था, तो जब भारत के अंदर आ गया तो वहां के नागरिक भी भारत के नागरिक हो गए। तो देशीयकरण, अगर कोई भी देश का या बगल का, जैसे अनुच्छेद 100 जो 101 या 100वां संविधान संशोधन है, उसमें बांग्लादेश के कुछ गांव को भारत में और भारत के कुछ गांव को बांग्लादेश में किया गया था। ठीक है,
वो मैं देख लेता हूं, इसमें होगा नीचे में लिखा हुआ। तो उस केस में क्या होगा, इसमें इतना ही, चलिए इसमें इतना ही है, कहीं पे हमने शायद देखा था। तो जो संविधान संशोधन, सोमा शायद संविधान संशोधन के द्वारा बांग्लादेश के कुछ गांवों को भारत में, वो आपको हमने पिछले क्लास में ही बताया था। तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, उस स्थिति में जैसे कोई भी देश, ठीक है, उस स्थिति में कोई भी देश का जब गांव भारत में शामिल हो गया या भारत का गांव, तो अगर विदेशी गांव भारत में शामिल हो गया या कोई क्षेत्र, तो वहां के नागरिक भी भारत के नागरिक हो जाते हैं। वही चीज यहाँ देशीयकरण के द्वारा, ठीक है। उसके बाद है आपका क्षेत्र सम्मिलित होने पर, ठीक है, तो वही है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। अगर कोई क्षेत्र भारत के अधीन आ जाता है तब भी वहां का, या कोई देश अपने आप को भारत में मिला लेगा या भारत उसको मिला लिया, कोई क्षेत्र सम्मिलित हो गया, तो वो सब जो उस क्षेत्र के लोग होंगे वो भी भारत के नागरिक हो जाते हैं। तो ये आपका 5 तरीका से 5 शर्त है भारतीय नागरिक होने का, ठीक है। एक तो आप जन्म के आधार पर हो जाते हैं, दूसरा वंश के आधार पर, अगर आपके माता पिता हैं तो उसके आधार पर, तीसरा अगर आप वर्षों से भारत में रह रहे हैं, विदेशी नागरिक भी हैं, अगर वो 5 वर्ष से ज्यादा वो रह गए तो उनको, या उन्होंने भारत में आकर के विवाह कर लिया है, ठीक है, भारतीय महिला से, तो फिर उनको जो है 5 वर्ष रहने के बाद वहां पर बाय रजिस्ट्रेशन उनको नागरिकता दे दी जाती है, ठीक है। अब आ जाइए नागरिकता का समाप्ति, नागरिकता का परित्याग। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो भारतीय नागरिकता का परित्याग कर सकता है। तो परित्याग उस स्थिति में होता है जब वह किसी अन्य देश में जाकर के रहने लगता है और वर्षों रहता है, 5 वर्ष से ज्यादा वो वहीं रह जाता है, तो स्वतः ही यहाँ पे भारत की नागरिकता उसको समाप्त कर दी जाती है। नागरिकता भारत का, या कहीं विदेश में उसको मिल गया नागरिकता, तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है, क्योंकि भारत दोहरी नागरिकता नहीं देता है, भारत का एकल नागरिकता है, इसीलिए इस स्थिति में भारत यहाँ का नागरिकता उसका समाप्त कर देता है। तो एक हो गया। दूसरा है बर्खास्तगी। अगर आप किसी भी प्रकार का, ठीक है, एक्टिविटी करते हैं, वंचित किए जाने पर आपको वंचित भी किया जा सकता है नागरिकता से। अगर कोई भी आप आतंकवादी गतिविधि करते हैं, आपकी नागरिकता जब आप वर्षों से रहते हैं, एक तो आपका स्वेच्छा से त्यागना, दूसरा आपका बर्खास्तगी। अगर आप वर्षों से विदेश में रह गए तब आपका बर्खास्तगी कर दी जाएगी नागरिकता, या वहां पे नागरिकता मिल जाएगी तो भारतीय नागरिकता बर्खास्तगी हो जाएगी। और तीसरा है कि अगर आप कोई टेरर एक्टिविटी, आतंकवादी या विदेश में जाकर के आतंकवादी गतिविधि करते हैं, जैसे बहुत सारे जो भारतीय जो आतंकवादी थे वो भारत में जो है भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते थे, उस स्थिति में उनकी नागरिकता भारत से समाप्त कर दी गई, ठीक है। तो वो जाकर के दुबई या पाकिस्तान में जाकर के रहते हैं, तो वंचित किया जा सकता है आपको नागरिकता से, अगर कुछ भी देश विरोधी गतिविधि आप करते हैं तो, ठीक है। एक है आपका, तो फिर से ये तीनों पॉइंट समझिए। नागरिकता का परित्याग जब आप खुद त्यागना चाहते हैं तब आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप विदेश में जाकर के रह गए और वहां पे नागरिकता मिल गया तो बर्खास्त हो जाइएगा। और आपको वंचित भी किया जा सकता है, अगर आप कोई भी गलत एक्टिविटी जो देश के लिए खतरा है उसमें अगर हैं तो आप वंचित किए जाएंगे। तो यही नागरिकता से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो इसी सब में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ देगा। एनआरसी होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है, एनआरसी। और इससे रिलेटेड जो एनआरसी से रिलेटेड जो कानून बनाए गए थे, सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, हो सकता है फुल फॉर्म पूछ दे। ये सब 2019 में आया था। तो सबसे लेटेस्ट नागरिकता संशोधन आपका 2019 में ही हुआ है। चलिए, नागरिकता से पूछेगा तो यही पूछेगा। आप लोग ऑब्जेक्टिव ऐसे सेट बना लीजिएगा। अभी तक टोटल 8 बार नागरिकता संशोधन हो चुका है। अभी तक कितने बार नागरिकता संशोधन हो चुका है? तो 8 बार, ठीक है। इससे ज्यादा उम्मीद नहीं करते हैं पूछेगा आप लोग को। और ये जो आपका लागू हुआ था, जो आपका जो 2019 का नागरिकता संशोधन है, वो आपका 2020 में लागू हुआ था, 10 जनवरी 2020 को। 10 जनवरी जो नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये हो सकता है लेटेस्ट वाला ही पूछता है, नागरिकता संशोधन
अधिनियम 2019 में अधिनियम आया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 10 जनवरी 2020 को। ठीक है, 10 जनवरी 2020 को। इसके तहत जो भी आपका पड़ोसी मुल्क है, खास करके अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो वहां पे जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं तो उनको मुस्लिम छोड़ करके हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, ईसाई को भारत की नागरिकता दी जाएगी। चलिए अब आते हैं अति महत्वपूर्ण टॉपिक। अब अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे 12 से 36 के बीच का मौलिक अधिकार। अब थोड़ा सा आप लोग देखिए क्या है मौलिक अधिकार, और हमने आज आपको नोट्स पहले भी भेज दिया था। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है पॉलिटी का, यहां से निश्चित तौर पे 2 प्रश्न बीपीएससी डालेगा। और थोड़ा बड़ा टॉपिक भी है, इसीलिए इसको समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। पढ़ाया हुआ तो मेरा बहुत सारा कुछ है, ठीक है। आप कंटेंट में जाइएगा तो पहले से बहुत कुछ हमने पढ़ा रखा है, ठीक है। लेकिन फिर से बहुत लोग जुड़े हैं, तो अब मैं पूरा सिलेबस कवर करने के लिए तेजी से आपको फिर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग बस तेजी से इसको, और पहले भी आपने पढ़ा ही होगा, और बाद बाकी जब आप ऑब्जेक्टिव बनाते होंगे तो उम्मीद करते हैं कि बन भी जाता होगा आप लोगों से, कोई दिक्कत नहीं आती होगी, उतना मैं आपको समझा देता हूं। और जहां जरूरी है वही पॉइंट्स को मैं इम्फेसाइज करता हूं, ठीक है। बुक में बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, उतना आप लोग को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए तेजी से इसको समझते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? सबसे पहले तो मौलिक अधिकार प्रजातंत्रीय समाज में जीवन की अनिवार्य परिस्थितियां हैं जिनके अनुपस्थिति में साधारणतया कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। वस्तुतः मौलिक अधिकार प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है जो व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए परम आवश्यक है। तो बिना मौलिक अधिकार का कोई व्यक्ति विकास कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो सभी व्यक्तियों को मौलिक अधिकार की क्या है? आवश्यकता है, ठीक है। ऐसे आप कहिएगा तो ये सब नैसर्गिक अधिकार है, प्रकृति भी आपको देती है यह अधिकार। जैसे आपका जीने की स्वतंत्रता, तो प्रकृति भी तो आपको जीने की स्वतंत्रता दे रखी है। ऐसा तो नहीं है कि जब आपका संविधान लागू हुआ तभी से आपको जीने का अधिकार मिला, तभी से लोग जो है बाहर घूम सकते हैं। पहले बंदी बना करके रखे जाते थे, अंग्रेज भी आपका देश गुलाम भी था, तो ऐसा थोड़ी था कि प्रत्येक व्यक्ति को वो कैद करके रखता था, ऐसी बात तो नहीं थी। तो ये आपका नैसर्गिक अधिकार है, तो उसी का बस संविधान में चर्चा कर दिया गया है, एक मूल रूप से आपको दे दिया गया कि उसका कोई हनन नहीं कर सकता, ठीक है। तो किसी भी राज्य के व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए मौलिक अधिकार एक अति आवश्यक तत्व है, ठीक है। अब आ जाइए, भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसीलिए मौलिक अधिकारों को क्या किया है कि उस समय जब बनाया था उस समय मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी? 7 थी। लेकिन अभी मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे भारतीय संविधान में भाग 3 में, ये याद रखिएगा, केमे भाग में, ठीक है। तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक आपका क्या है? मौलिक अधिकार। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मौलिक अधिकार की चर्चा, और सबसे जरूरी है कि मौलिक अधिकार लिए कहां से गए हैं? तो यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए के संविधान से आपका मौलिक अधिकार लिया गया है। और केमे भाग में है? तो भाग 3 में है, ठीक है। कृपा करके जब आप लोग पढ़ते हैं तो चैट मत किया कीजिए, ठीक है। आप लोग पढ़ाई कम, चैट पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक। पढ़ा रहे होते हैं तो इधर आप चैट में, अब चैट भी आपको ब्लॉक कर देंगे। हम जब पढ़ाएंगे तो चैट आपका ब्लॉक कर दिया करेंगे, जब आपका खोलेंगे
तभी आपका चैट ऑन होगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं चैट ब्लॉक कर दूं तो चैट भी ब्लॉक मैं कर सकता हूं। ठीक है, तो आप जब पढ़ेंगे उस समय आपका ब्लॉक रहेगा, जब पढ़ाई खत्म उसके बाद मैं चैट ऑन कर दूंगा। चलिए, 12 से 35 तक जो आपके संविधान में भाग 3 है उसमें आपका मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, अब संविधान ये अति महत्वपूर्ण है, भाग 3 और 12 से 35 तक कौन सा अधिकार है, तो मौलिक अधिकार है। कहां से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया गया है, यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। संविधान निर्माण के समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7। लेकिन संविधान संशोधन केमा, तो 44वां संविधान संशोधन अति महत्वपूर्ण है। 44वां संविधान संशोधन के तहत आपका संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, ठीक है, उसको संपत्ति के अधिकार से हटा दिया गया। मौलिक अधिकार को, सॉरी, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। केमा संविधान संशोधन के तहत, तो 44वां संविधान संशोधन के तहत। पहले जब संविधान बना था तो उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7। ठीक है, कितनी थी, तो 7। तो आपका जो भूमि का जो संपत्ति का अधिकार था तो उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, क्योंकि देखिए संपत्ति का अधिकार था तो सरकार उसको ले नहीं सकती थी। कई बार क्या हो रहा था कि सड़क बन रहा है तो उसमें आपके बीच में जमीन आ गई, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो स्वेच्छा से दे देते थे सरकार को जमीन, उसके एवज में जो भी उसकी राशि मिलती थी, ठीक है, हर जाने के तौर पे। लेकिन बहुत लोग जिद बांध दिए कि हम नहीं बेचेंगे, हम नहीं देंगे सरकार को। उस स्थिति में कोई भी योजना सरकार को वहां पे लगाना मुश्किल हो जाता था। तो इस स्थिति में देश के विकास के लिए जरूरी था कि उनका जो मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, ये उनको समाप्त करके उसको एक विधि का अधिकार दिया जाए कि वो कानूनी रूप से लड़ करके अपनी उसके बदले में, ठीक है, उसके बदले में राशि ले सकते हैं। हाँ हेलो, हाँ हाँ, अभी क्लास ले रहे हैं, थोड़ा देर में बात करते हैं। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार जो है उसको अनुच्छेद 31 जो आपका संपत्ति का अधिकार था उसको हटा करके उसको 300 क में शामिल कर दिया गया, जो कि एक विधि के अधिकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि संपत्ति का अधिकार अब केमे अनुच्छेद में दे दिया गया है जो कि विधिक अधिकार के रूप में तो 300 क में। कई बार सोचिएगा कि अब मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार देना सुप्रीम कोर्ट अनिवार्य रूप से किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन विधिक अधिकार क्या है कि कानूनी रूप से आपको, जैसे आपके पिता की संपत्ति है तो वो आप ही का अधिकार है, सरकार जबरदस्ती ले नहीं सकती। हाँ, सरकार लेगी तो उसके एवज में आपको क्या करेगी कि उसकी जो राशि होगी, अगर आपका जमीन एक्वायर करेगी तो उसकी राशि जो सरकारी रेट है उससे 10 गुना 5 गुना ज्यादा दे करके आपसे लेगी। ठीक है, अब देखिए जो मौलिक अधिकार आपका 6 है उसके तहत कौन कौन सा है। ठीक है, एक आपका समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18, यानी कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं। भारतीय संविधान में कानून के समक्ष सभी नागरिक क्या हैं, समान हैं। दूसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद 23-24। उसके बाद अब बीच में यह था आपका स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद आपका 19 से 22। तो इसको याद करने के लिए हमने बताया था 5 इसमें है, 5 4 2 4 2। ठीक है, 5 4 2 4 2। तो सबसे पहले 5 वाला है समानता का अधिकार, यानी 14 15 16 17 18। तो ये समानता का अधिकार है। 5 आ गया, 5 इसमें है, अनुच्छेद 5 हो गया ना, 14 से 18, यानी 14 अनुच्छेद
अनुच्छेद 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो ये आपका क्या है, समानता के अधिकार के तहत है, अभी आगे भी चर्चा करेंगे। फिर आपका जो है 19, 20, 21, 22, 4 जो होगी आपका स्वतंत्रता का अधिकार है कि आप कहीं भी घूम सकते हैं, सभा कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कहीं संगठन बना सकते हैं, ये सब की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी। उसके बाद शोषण, आपका कोई भी शोषण नहीं कर सकता है, वो अनुच्छेद 23, 24 हो गया, 2 हो गया। फिर 4 हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आप किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के बीच में आपको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई, आप किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये लास्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो है आपका अनुच्छेद 32। तो आपका अभी वर्तमान में टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो आपका कितना हो गया, 6 मौलिक अधिकारों की वर्तमान में संख्या कितनी है, 6। लेकिन जब संविधान बना था तो उस समय कितना था, तो उस समय आपका कितना था, तो 7 था। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं समानता का अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समानता का अधिकार, उन्नीस में आपका हुआ था 44वां संविधान संशोधन के तहत, जो आपका अभी मौलिक अधिकार 6 हैं, 7वां जो हटा था वो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 1978 के द्वारा। ठीक है, अब आ जाइए समानता का अधिकार क्या है। तो सबसे पहले समानता में 5 अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे, वो है 14 से 19। आपको पहले ही बता दिए, हम याद कर लीजिए, 5, 4, 2, 4, 2, 5, 4, 2, 4, 2। तो सबसे पहले समानता का अधिकार, तो अनुच्छेद 5 है इसमें, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो 14 क्या है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं, कानून के समक्ष अगर कोई अपराधी अमीर है चाहे गरीब है, कोई भिखारी है, तो सबको समान सजा मिलेगा। लेकिन कहने के लिए है, वास्तविकता आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं दबदबा रहता है, पैसे वाले लोगों का दबदबा आपको दिखेगा। क्योंकि एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने बोला था कि यह जो कानून व्यवस्था है वह मकरे की जाल की तरह होती है। जब इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े कीड़े हैं वो पार कर जाते हैं, लेकिन छोटे कीड़े क्या होते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, तो उनका भी कहना कहीं ना कहीं यथार्थ ही लगता है कि आप देखिएगा कि जो धनी मनी व्यक्ति हैं तो उनको सजा, लेकिन फिर भी हमें अपने कानून में विश्वास करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कानून के समक्ष में अनुच्छेद 14 है आपका, विधि के समक्ष सभी समान है। ठीक है, अनुच्छेद 15, धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी धर्म को मानते हैं चाहे, और इसी को लेकर के एनआरसी में वाद विवाद हो रहा था कि आप धर्म को क्यों मुद्दा बना रहे हैं। चूंकि अनुच्छेद 15 जो है धर्म के आधार पर मूल वंश, जाति, लिंग कोई भी विभेद की बात नहीं करता है, तो फिर आप पड़ोसी मुल्क जो मुस्लिम कंट्री है या अन्य कंट्री है, तो उनके जो मुस्लिम लोगों को क्यों नहीं यहाँ पे भारत में नागरिकता दे रहे हैं। तो उनका सीधा सा तर्क था कि वो अल्पसंख्यक वहां नहीं है और उनका वहां पे शोषण नहीं हो रहा है। तो जिनका शोषण हो रहा है और वह, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं, तो उनको भारत अपनी नागरिकता दे रही है। ठीक है, तो ऐसा आपके गृह मंत्री जो थे उनका बयान आया था, तो उन्होंने बोला था ये बात। ठीक है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं होगा। उसके बाद अनुच्छेद 16, सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति में समान अवसर। सभी व्यक्तियों को यहाँ पर जो भी सरकारी जॉब वैकेंसियां आती है तो सबको समान अवसर दिया जाता है। अब कई लोग यहाँ पे आरक्षण को लेकर के बात कहेंगे कि फिर किसी वर्ग को आरक्षण क्यों दिया जाता है। ठीक है, तो आरक्षण एक विशेष यहाँ प्रावधान है, जिस प्रकार से अगर कोई विकलांग को आपके साथ में दौड़ाना है, तो अगर उसको बराबर लाना है तो उसको आपको बैसाखी देना पड़ेगा। तब चूंकि वह चलने में असमर्थ है, वो वर्षों से अगर वह शोषित रहा, दलित रहा, उनके पास जमीन नहीं है कि वह बेच करके भी कुछ कर लें, तो उस स्थिति में उनको सरकार ने क्या किया कि कुछ रिजर्वेशन दे दिया, जिससे कि वो भी अन्य लोगों के लिए, अन्य लोगों के समान बराबर आ सके। ठीक है, तो ये एक आरक्षण का अलग कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे जो आपका पूना पैक्ट हुआ था,
उसके तहत, चूंकि उनका एक अलग देश का ही डिमांड था, भीमराव अंबेडकर ने एक अलग देश बनाने की ही मांग कर रखी थी, लेकिन आगे चल करके वो तब मानते हैं जब उनको आरक्षण दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है, तो क्यों दिया जाता है तो आप भी समझ ही रहे हैं, चूंकि ये बरसों से शोषित हुए हैं और इनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति बेहतर नहीं थी। तो एक्सेप्शन हर एक चीज में है, कहिएगा तो हर एक जगह आपको एक्सेप्शन दिखेगा, इसीलिए तो मौलिक अधिकार का आलोचना भी होता है। ठीक है, उसके बाद आपका अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत। आप किसी से अस्पृश्यता या कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से छुआछूत रखता है या उसको नीचा दिखाता है, गाली सूचक शब्द का प्रयोग करता है, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य है, अगर वो वहां पहुंचता है अपने अधिकार को लेकर के, तो जो व्यक्ति उसके साथ या कोई संगठन उसके साथ ऐसा करता है तो उसको सजा दिया जा सकता है। ठीक है, तो चूंकि अस्पृश्यता छुआछूत का अंत आपका संविधान में हो चुका है, किसी भी प्रकार के छुआछूत से संबंधित आप किसी से नफरत या कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अपने मन से आप नाम के आगे या पीछे किसी भी प्रकार का उपाधि नहीं लगा सकते हैं। अब यहां भी एक्सेप्शन केस है, अगर आपको देश रत्न मिल गया, भारत रत्न मिल गया या आपको कुछ अवार्ड मिल गया तो आप लगाने में आप लगा सकते हैं, लेकिन अपने मन से, जैसे बहुत लोग श्री श्री 108 और इस तरीका से उपाधि ग्रहण कर लेते थे, तो वो सब नाम में सरकारी ना, ऐसे आपको कोई करोरी मल बोल दिया या कोई कुछ नाम रख दिया, वो ऐसे है बोलचाल की भाषा में, लेकिन आप अपने मन से जो है कोई भी उपाधि अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, महाराजा धीराज ये सब की उपाधि आप लोग नहीं लगा सकते हैं। हाँ, जिनको भारत रत्न मिला है या देश का गौरव सम्मान मिला है तो वो उनके नाम के आगे या पीछे लग सकता है। ठीक है, तो यहां भी एक्सेप्शन। अब आ जाइए अनुच्छेद 19 जो आपको स्वतंत्रता का अधिकार देता है, खास करके व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 क्या बोलता है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की आजादी है, आप किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपको बोलने की आजादी दी गई है, लेकिन बस ध्यान दें कि वह देश विरोधी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब पाकिस्तान जिंदाबाद बोलिएगा और हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलिएगा तब तो आपको अंदर किया जाएगा। ठीक है, हाँ, आप बोल सकते हैं, किसी का आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उसमें देश विरोधी बात आप नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद शांतिपूर्ण एवं निशस्त्र सभा करने की स्वतंत्रता है आपको, यानी आप शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी प्रकार का सभा कर सकते हैं, लेकिन हथियार ले जाकर के नहीं, तलवार छुरी और जो पिस्टल बंदूक ले जाकर के। ठीक है, निशस्त्र यानी बिना हथियार के आपको सभा करने की आजादी है। देखिए, अब एक स्टूडेंट पूछ रहे अनुच्छेद और भाग में क्या अंतर है। अच्छा ये बताइए, जब आप किताब पढ़ते होंगे तो उसमें भाग लिखा रहता है, भाग 1 में चैप्टर नंबर 1 से 5 तक भाग 1, भाग 2 में चैप्टर नंबर, तो भाग से मतलब है कि टॉपिक चेंज। ठीक है, भाग से क्या मतलब हो गया? टॉपिक चेंज। अगर उससे रिलेटेड टॉपिक है तो उसको अनुच्छेद में रखा गया। ठीक है, जैसे मैथ का चैप्टर है तो अंक गणित का है तो उसको एक जगह भाग 1 में रखा जाएगा, एडवांस मैथ का है तो उसको भाग 2 में रख दिया जाएगा, उसमें त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति होगा, तो वो चैप्टर क्या हो गया? अनुच्छेद हो गया। और जो भाग हो गया वो आपका क्या हो गया? ओवरऑल मिलता जुलता जो है एक जगह किया गया। आप समझ गए? हाँ, हम साउंड तेज करें या आप अपना आपका जो ईयरफोन है उसको तेज कीजिएगा। पता नहीं सब लोग, क्या आवाज सबको प्रॉपर नहीं जा रही है क्या? आवाज प्रॉपर नहीं जा रही है क्या? कई लोग बोल रहे साउंड थोड़ा सा तेज कीजिए सर। चलिए, साउंड प्रॉपर है। आप लोग अपना अपना सिस्टम सुधारिए। ठीक है, आप लोग के चक्कर में मेरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। मेरा बिल्कुल स्टैंडर्ड मापक, अब देखिए कल ही बताए थे ना, 45 डेसिबल से ज्यादा अगर हम बोलेंगे तो रात को सोइएगा भी तो मेरा ही आवाज दिमाग में गूंजेगा, रात का भी क्लास आपका कंटिन्यू हो जाएगा पूरे रात भर।
इसीलिए हमारा जो आवाज है बिल्कुल ठीक है, और हम नहीं चाहते मेरे कारण आपको अनिंद्रा हो जाए, नींद ही नहीं आए और टेंशन बना रहे बीपीएससी का। कम वॉइस में सुनिए, ठीक है, प्रॉपर वॉइस दिया जा रहा है, ज्यादा वॉइस देंगे मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता है आपको, अनुच्छेद वही भाग 19 का ही है। 4वें भाग के अंदर आवास संचरण भारत के अंदर, ठीक है, कहीं भी आप घूम फिर सकते हैं, जा सकते हैं, मन है ये जम्मू कश्मीर चले जाइए, मन है आप असम चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश जाइए, घूम सकते हैं। भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की आजादी है। पहले क्या था कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर में आप बस नहीं सकते थे, लेकिन अब वहां भी बस सकते हैं। कोई भी वृत्ति मतलब जीविका, कोई भी तरह का काम, बस इलीगल नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि बिहार में आकर के अब दारू बना रहे हैं तो वो आप इलीगल एक्टिविटी होगा, वैसा अधिकार नहीं है। कोई भी वृत्ति उपजीविका जो लीगल है, व्यापार या कारोबार करने की आपको स्वतंत्रता है। मन करे मुर्गा पालिए, मन करे तो कुछ भी काम कीजिए, खेती कीजिए, मन करे व्यापार कीजिए, जो मन है कीजिए, लेकिन लीगल होना चाहिए। सरकार के नजर में इलीगल काम नहीं होना चाहिए। ये आपका 19 का एक पार्ट था। अब आते हैं अनुच्छेद 20। 20 क्या है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, अगर आप कोई भी अपराध करते हैं तो आपको दोष सिद्ध करने का जो है आपको संरक्षण दिया जाएगा। जब तक आप दोष सिद्ध नहीं हो जाता है आप पर, तो आपको कोई बंदी नहीं बना सकता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, आपकी हत्या भी कोई नहीं कर सकता है, या कानूनी रूप से कोई भी, अगर कोई भी मॉब लिंचिंग हो रहा है तो वो अपराध होता है, ठीक है। अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति मर्डर करते हुए पकड़ा गया या चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो बहुत संख्या में क्या होता है कई बार कि मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाता है। समूह ने उसको है वहीं पे डिसीजन दे देता, मारते मारते मार दिया कुछ भी, तो वो गलत होता है, वो आपका इलीगल एक्टिविटी। अगर आपका उसमें नाम आ गया, पकड़े गए, तो आपको एज ए मर्डर करने का ही सजा आपको हो जाएगा, ठीक है। भले आप उसमें चोर को मारे, डकैत को मारे या क्रिमिनल को मारे, उससे मतलब नहीं है। हाँ, उस केस में यह होता है कि सरकार आपको, पुलिस प्रशासन बचा लेती है, वो अलग बात है, लेकिन वो इलीगल एक्टिविटी है। चूंकि अगर वैसा होगा तो कानूनी व्यवस्था चौपट हो जाएगी और यह जो लोकतंत्र है वो भीड़ तंत्र में बदल जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि उसके दुश्मन व्यक्ति जो है वो क्या होता है मॉब लिंचिंग में, कि एक व्यक्ति अगर कोई उस व्यक्ति का प्रॉपर दुश्मन है और वो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए हो सकता है उस समय झूठा आरोप लगा करके उसको हल्ला करना शुरू कर दे, और तीसरा चौथा आदमी बस उसके बातों पे भरोसा करके उसको मारते मारते मार दे। तो इस स्थिति में आप सोचिए, एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या हो गई और उस पर उतना ही केस बनता है जितना एक मर्डर जो करता है उस पर बनता है। इसीलिए ये आपका क्या है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि, अगर आप अपराधी भी हैं तब भी आपका प्रशासन तब तक सुरक्षा देगी जब तक आपको कानूनी सजा नहीं हो जाती है, फिर आपको सजा होगा, ये हो सकता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। आपको ना ही कोई कैद कर सकता है, ना ही आपकी कोई हत्या कर सकता है, चाहे वह विदेशी नागरिक भी क्यों ना हो, आपके देश में कोई उसको कैद या हत्या नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 21 को, ये अति महत्वपूर्ण है, ये सब क्वेश्चन आपको, चूंकि टीचर बनने वाले हैं तो 21 को हो सकता है पूछ दे। तो शिक्षा का संबंधित अधिकार है आपको कि जो 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार। इसीलिए तो आपका सरकारी बहाली होता है, प्रोफेसर का बहाली कहाँ होता है? आप देखते हैं कितने कितने लोग जो है अभी तक प्रोफेसर का एग्जाम दिए हैं, बहुत कम या बहुत ना के बराबर ही होता है जब रिक्तियां आती है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं, बिहार में भी हैं, लेकिन आप देखते होंगे उसमें ना ही 10+2 या आपका ग्रेजुएशन के बहुत सारे प्राइवेट से लेके सरकारी कॉलेज है, लेकिन उसमें आप देखते हैं वैकेंसियां ना के बराबर आती है। क्यों? क्योंकि वह आपका मौलिक अधिकार में नहीं आता है। लेकिन सरकारी विद्यालय में तो टीचर की नियुक्ति करना अत्यंत आवश्यक है अनुच्छेद 21 के तहत, क्योंकि सरकार ही आपको शिक्षा संबंधी अधिकार दे रखी है जो कि मौलिक अधिकार का पाठ है, और मौलिक अधिकार को पूरा करवाना जो है कर्तव्य है किसी भी सरकार का। अगर नहीं पूरा होता तो सुप्रीम कोर्ट उसको पूरा करवा। अनुच्छेद 22 विरोध या गिरफ्तारी के केस में भी संरक्षण, ठीक है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण मतलब कोई व्यक्ति आपसे जबरदस्ती काम करवा रहा है, कोई बच्चा है, बालक है, वो बालाश्रम करवा रहा है, ठीक है। उसके बाद मानवों का दुर्व्यापार करवा रहा है, प्रतिषेध है, यानी किसी भी मानव के का जो है व्यापार खरीद फरोख्त नहीं हो सकता, ठीक है।
और किसी भी बच्चे से या किसी भी बालक से जो है देह व्यापार या जो भी अन्य तरह का व्यापार है मानवों से रिलेटेड, वो प्रतिषेध है। कोई भी व्यक्ति का खरीद बिक्री नहीं हो सकता है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम के बच्चों को कारखाने में काम करने का प्रतिषेध। हाँ, 15 से कर सकता है बच्चा, लेकिन 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने में काम करने से प्रतिषेध है। और उसके लिए सरकार ने सरकारी विद्यालय और साथ साथ मिड डे मील, पोशाक सब कुछ दे रही है सरकार। बिहार सरकार भी इतना गरीब है फिर भी सारा प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। अन्य राज्य में भी ये मिलता है, क्योंकि अनुच्छेद 24 क्या बोलता है कि 14 वर्ष से कि कम के बच्चे से काम नहीं करवाना है। तो बच्चे काम नहीं करेंगे तो स्कूल जाएंगे, तो स्कूल में जो गरीब बच्चे हैं तो उनके लिए मध्याह्न भोजन, कपड़े, पोशाक और जो आपका बुक है वो सब की व्यवस्था की गई है। अब आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आपको यह आजादी दी गई है। ठीक है। आप हिंदू धर्म को मानिए, इस्लाम धर्म को मानिए, सिख धर्म को मानिए, ईसाई को मानिए, पारसियन को मानिए, या अपना एक नया धर्म बना लीजिए उसी को मानिए, आपको यह आजादी दिया गया है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है। किसी भी धर्म को आप स्वीकार सकते हैं। अनुच्छेद 26, लेकिन बशर्ते एक बात ध्यान रखना है कि कोई आपको जबरदस्ती या रुपया के लोभ में तो आप नहीं किए हैं। कई बार देखा जाता है, कई गरीब लोग क्या होता है, उसको बोल दिया गया कि हम आपको 1 लाख रुपया देंगे, 2 लाख रुपया देंगे, और वो क्या करते हैं कि धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो अगर सरकार को यह बात पता चल गई तो आपका जो है आप पे क्लेम हो जाएगा, आप पे केस हो जाएगा। ठीक है। तो कहीं आप किसी प्रलोभन के शिकार तो नहीं है, आप प्रलोभन में आप अपने धर्म को नहीं बदल सकते हैं। इतना बात याद रखिएगा। क्यों कहेगा ये तो मेरा मन नहीं, मन आपका मन नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा कि केवल आपके धर्म बदलने से क्या होता है, पूरे देश की संस्कृति बदल जाती है। इतना जान लीजिए। अगर हम अभी हिंदू हैं, अगर हम बाय द वे अगर मान के चले क्रिश्चियन धर्म को अपना लेते हैं या इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पूर्वज हैं उनका क्या हो जाएगा कि हम उसके बारे में बताना बंद कर देंगे, क्योंकि वो दूसरे धर्म से थे। ठीक है। तो हम उसके बारे में जानकारी आगे नहीं देंगे। उससे क्या हुआ कि हमारा इतिहास खत्म हो जाएगा। अगर हम हिंदू हैं और भारत में हैं, हिंदुस्तान में हैं, अगर हम ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिए तो हम क्या करेंगे कि हमारे जो पूर्वज थे हिंदू, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। उससे हमारा इतिहास समाप्त हो जाएगा। और किसी भी देश का जो विकास होता है वो वर्तमान उसके इतिहास पे ही डिपेंड करता है, और आसपास का जो भी संबंध है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सब एक दूसरे से जुड़ा रहता है। ठीक है। तो हमारी संस्कृति बदल जाएगी। हम अगर दूसरे धर्म को अपनाते हैं, ठीक है, तो हमारी जो संस्कृति जो है वो समाप्त हो सकती है, जो हिंदू संस्कृति है। तो इसीलिए सरकार ने ऐसा प्रावधान कर रखा है कि आप प्रलोभन में धर्म को स्वीकार नहीं, हाँ आपकी इच्छा है तो आप कीजिए, लेकिन प्रलोभन में आप मत कीजिए। ठीक है। धार्मिक समुदायों को अपने अपने मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद क्या है आपका 26, यानी जो भी धार्मिक समुदाय है, चाहे खालसा है, चाहे आपका हिंदू से जुड़ा हुआ जैसे कोई संगठन है, विश्व हिंदू परिषद हो गया, या धार्मिक जो भी संगठन है, तो वो अपना जो है प्रबंधन कर सकती है। ठीक है। खालसा होता है ना, खालसा कॉलेज वगैरह भी बनाए जाते हैं। ठीक है। तो वो सब धार्मिक समुदाय को अपने मामलों का प्रबंधन करने की आजादी है। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। ठीक है। कोई भी धार्मिक समुदाय अपने मामला या धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर टैक्स बांधता है लोगों पे, या आपस में अपने धर्म से जुड़े हुए 2%, 10% तक जमा करता है, तो वो उसको स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। सिख धर्म में क्या है कि वो लोग अपने इनकम का 10% तक वो गुरुद्वारा को देते हैं। ठीक है। सिख धर्म में हमने देखा है कि वो लोग मैक्सिमम अपने इनकम का जो 10% पार्ट होता है, या जो भी हो जितना उनकी स्वेच्छा है, वो गुरुद्वारे को देते हैं। तो वो उनकी स्वतंत्रता है कि कितना देंगे। तो वो अगर कोई संगठन वो जमा करता है तो इसमें सरकार उसको कुछ नहीं कर सकती है, वो कर सकता है, बशर्ते उस धन का यूज जो है वो फिर खालिस्तान के डिमांड के लिए ना कर दे। ठीक है। अभी हुआ था ना कुछ दिन पहले ही, कौन सिंह था, अमर क्या था, कुछ था ना, अभी सिख का खालसा को लेकर के जो था बहुत ज्यादा पंजाब में विवाद चल रहा था।
तो वो सब पे भी सरकार ध्यान देती है, कहीं उसका धार्मिक जो संगठन है कहीं उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। कहा जाता था कि वो अपनी सेना का निर्माण कर रहा था और फिर वो खालिस्तान का डिमांड कर रहा था, इस तरह की बातें आ रही थी। अब क्या सच्चाई है, चलिए। तो न्यूज़पेपर में ये सब आए दिन होते रहता है। अनुच्छेद 27 क्या किसी, हाँ ये हो गया। अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने के बारे में, ठीक है, स्वतंत्रता। अगर आप किसी भी शिक्षण संस्थान खोले हैं तो आप जबरदस्ती अगर किसी धर्म के लोग हैं, जैसे क्या होता है देखिए, जैसे आपका BHU है या बहुत सारे स्कूल हैं, तो वो प्रार्थना में हो सकता है कि वैदिक या सनातन धर्म से जुड़ा हुआ विद्यालय है, तो वो प्रार्थना में वो संकलन करेगा। तो उस स्थिति में अगर कोई दूसरे धर्म के विद्यार्थी हैं, अगर वो शामिल नहीं होना चाहते हैं तो उनको जबरदस्ती शामिल नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये आपका अनुच्छेद 28 बोलता है शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के बारे में व्यक्तियों को स्वतंत्रता दी गई है। आपको इच्छा है तो आप उसमें शामिल हो, नहीं इच्छा है तो नहीं शामिल हो। जैसे मान के चले जामिया मिलिया इस्लामिया है, ठीक है, तो देखिए कोई भी हिंदू कॉलेज हो या मुस्लिम यूनिवर्सिटी या कॉलेज हो, अगर वो धर्म से चल रहा है तो उसमें क्या होता है कि 60-70%, ठीक है, तो 70% जैसे कोई मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ कॉलेज है, 70% ही मुसलमानों के लिए आरक्षित होगा, 30% में फिर अन्य लोग भी जाते हैं उसमें, ठीक है। तो अब जैसे खालसा कॉलेज सभी है, तो उसमें ऐसा नहीं कि केवल सिख लोग का ही होगा एडमिशन, 70% उनकी संख्या होगी, लेकिन 30% में अन्य लोग भी जाते हैं। तो उनसे जुड़े हुए कोई धार्मिक मान्यताएं हैं स्कूल में, ठीक है, तो उसमें बच्चा चाहे तो उपस्थित हो चाहे नहीं हो, तो इसके लिए वो बाध्य नहीं कर सकती है। अब आ जाइए सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, ठीक है। तो कोई भी धर्म को मानने वाले लोग हैं या अल्पसंख्यक वर्ग हैं अपने हितों का संरक्षण कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और प्रबंधन के, ठीक है, तो इसीलिए तो मदरसा बनाए जाते हैं, ठीक है। अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो मदरसा के तहत अपने धर्म को जो है रक्षा करते हुए, जो उनकी संस्कृति है उसको बचाते हुए, तो शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं, उसका संचालन कर सकते हैं। जैसे खालसा हो गया सिख धर्म से जुड़ा हुआ, मदरसा हो गया आपका इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ, हिंदू का भी बहुत सारा कॉलेज यूनिवर्सिटी है ना, BHU जैसे है, उसको आजादी है। अब सबसे अंतिम में आ जाइए, अंतिम है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 31 तो आपका जो संपत्ति का अधिकार है वो तो समाप्त कर ही दिया गया है। सर धर्म कहां से आया, देखिए ये सब दार्शनिक बातें हैं। धर्म कहां से आया, धर्म का एक विशेष अर्थ होता है, कोई भी धर्म मानते हैं तो उसके मेन अर्थ होता है जन कल्याण, और धर्म बनाया ही गया था जो है आपका जो भी मैक्सिमम लोगों का कल्याण है। तो कल्याणकारी कार्य करने के लिए ही धर्म बनाए गए थे। आगे चल करके अपने लोगों ने अपने अपने तरीका से धर्म को परिभाषित करना शुरू कर दिया। मेन अगर आप जाइएगा तो धर्म जो है वो वास्तव में क्या है कि लोगों को एक जीने की कला सिखाती है, ठीक है। अब देखिए शुरुआत में क्या था, जब मानव असभ्य थे, उनको सभ्यता के बारे में नहीं पता था क्या सही है क्या गलत है, तो उनको समझाने के लिए, ठीक है, धर्म बनाया गया था, पाप पुण्य पे आधारित बनाया गया था कि लोग गलत कर्मों से दूर रहें। लेकिन आगे चल करके वही लोग जो है कट्टरता के साथ उसको मानने लगे और अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरे धर्म को नीचा दिखाने लगे। लेकिन ऐसा किसी धर्म में नहीं लिखा गया है कि आप दूसरे धर्म को जो है नीचा दिखाइए, ठीक है। तो धर्म की शुरुआत जो है बहुत वर्षों से, धम्म शब्द आप देखिएगा प्राचीन समय में भी अशोक के समय में रहता है, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसका तात्पर्य यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय क्रमशः अनुच्छेद 32 एवं 226 यानी 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और 226 के तहत कौन सा उच्च न्यायालय व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करेगा और उसके लिए जो है 5 रीट निर्देश जारी कर सकता है। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है,
परम आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अब कहिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है कि जब तक किसी व्यक्ति का दोष सिद्धि नहीं, अगर आपके कोई भी आपको पुलिस आता है पकड़ने के लिए तो आप उससे मांग सकते क्या हम पे क्लेम है, आप कोर्ट का आदेश दीजिए, फिर या आप अपना वकील 24 घंटे के अंदर रख सकते हैं और फिर आपको वहां पे वह कैद नहीं कर सकता है। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण ये सब आपका सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, यानी आपको बिना वारंट के कोई भी आपको कैद नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये है। और परम आदेश है जो कि आदेश दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय या सरकारी तंत्र को। ठीक है, कोई भी आदेश फॉलो अगर नहीं होता है तो उस केस में यहाँ पर परम आदेश निकाल करके उस विभाग को लेटर लिखा जाता है। यह सब फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अब विशेषता क्या है वो थोड़ा सा बता देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे सर्वाधिक विवादास्पद और आलोचित भाग बताया था। किसको? मौलिक अधिकार को। वास्तव में अगर आप देखिएगा तो मौलिक अधिकार में वो सारे अधिकार हैं जो नैसर्गिक अधिकार हैं, जो कि ऐसे भी सभी व्यक्तियों को मिलना चाहिए। बोलने की आजादी, ऐसा थोड़ी कि जब देश में संविधान लागू हुआ तभी से लोग बोल रहे, उससे पहले चुपचाप अंग्रेजों की बात सुनते थे, तभी भी विरोध करते थे, क्रांतिकारी हो चाहे जो भी लोग विरोध करते ही थे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आलोचना खूब ज्यादा हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे सर्वाधिक विवादास्पद एवं आलोचित भाग बताया था और संविधान सभा ने इसके विचार के पर 38 दिन लगाए थे। अंत में 7 श्रेणियों में बांटा गया था। ठीक है, और बाद बाकी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक पॉइंट यहां पर है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके राष्ट्रपति के आदेश पर सभी अधिकार आपके निलंबित हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर के भी यहां आलोचना होता है कि राष्ट्रपति चाहेगा तो आपके सारे मौलिक अधिकार को छीन सकता है, केवल जीने का अधिकार आपको, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार 20-21 को छोड़ करके सारे जो अधिकार हैं, संपत्ति का अधिकार तो पहले ही समाप्त था, जैसे आपका स्वतंत्रता, बोलने की आजादी, जैसे क्या था कोरोना के टाइम पे आप एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते थे। और ये जो ऑनलाइन क्लासेज है, देखिए कुछ होता है तो कुछ अच्छाइयां भी आती है, तो ये जो ऑनलाइन क्लासेज ये कोरोना की उपज है, नहीं तो आज इतना टेक्नोलॉजी आगे खास करके टीचिंग फील्ड में नहीं बढ़ता, जिसने बहुत तेजी से ले आया। ठीक है, चलिए ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग, बस पूछेगा तो आप लोग को उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ देगा। आप लोग के लिए इतना ही काफी था। ऊपर वाला जो पार्ट हमने बताया कि अनुच्छेद 21 क्या है, जैसे पूछ देगा अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया, या छुआछूत अनुच्छेद 17, बोलने की आजादी या अभिव्यक्ति की आजादी किस अनुच्छेद में है, प्रेस की स्वतंत्रता 19 को में याद रखिएगा वही अभिव्यक्ति की आजादी के तहत ही है। तो ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। विधि के समक्ष समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया, देखिए धारा सजा देने के लिए यूज होता है, आईपीसी की धारा होती है जैसे इंडियन पेनल कोड, वो सजा देने के लिए धारा का यूज होता है। हाँ, धर्म है तो अधर्म होगा ही, अधर्म है तो धर्म होगा ही। अभी फिलहाल दार्शनिक आप लोग नहीं बने तो ज्यादा अच्छा है। उद्देशिका तो बताए थे ना, प्रस्तावना को ही बोलते हैं, प्रेम्बल जिसको बोलते हैं। उद्देश्य का मतलब उद्देश्य है, संविधान का क्या उद्देश्य है, तो संविधान का उद्देश्य है व्यक्तियों का जो है समानता स्वतंत्रता, यही ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत को भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना है, वहां के व्यक्ति की भी प्रतिष्ठा गरिमा का ख्याल रखना है, यही सब उद्देश्य है संविधान का। तो उद्देश्य का वही है प्रिम्बल, प्रस्तावना उद्देश्य का एक ही चीज है। उम्मीद करते हैं मौलिक अधिकार आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी ये सब आप 2-4 बार पढ़ लीजिए। धारा 144 है जिसके तहत आप सामूहिक रूप से एक जगह दो या तीन से ज्यादा व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते हैं। जिस क्षेत्र में 144 लग जाता है उस क्षेत्र में आप खुले में स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकते हैं। ठीक है, धारा है ये सब, दंगा के टाइम पे लगा दिया जाता है, यानी 2 से अधिक व्यक्ति आप वहां पे नहीं रह सकते एक साथ। अच्छा ठीक है, चैट बंद कर देंगे, क्या करेंगे वो तो अब हमको करना है। ठीक है,
चैट बंद कर देंगे तो आप लोग इतना जो बोलते हैं वो नहीं बोलिएगा, ठीक है। अभी फिलहाल आप लोग थोड़ा सा आप लोग कॉन्शियस रहिए, थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस कीजिए। बाकी देखिए मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपकी भावनाओं का हम ठेस पहुंचाएं। आप लोग बोलते हैं, आपको बोलने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें, मर्यादित भाषा का प्रयोग करें, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या है कि जब पढ़ा रहे हैं तो मैक्सिमम लोग पढ़ाई पे फोकस करें, चैट करने पे ना करें। इससे मेरा भी जो है माइंड डिस्टर्ब होता है, क्योंकि मैं भी एक आदमी ही हूँ, और मुझे भी क्या है कि माइंड में अगर कोई बात आप बोले तो मेरे दिल पे लग गया या ठेस आ गया मुझे, तो मैं पढ़ाने से डाइवर्ट हो सकता हूँ। इसीलिए ध्यान दें और कोशिश करें, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ तथ्य को पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन फालतू बातें जो है उस पर ना करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। और चैट अभी आपका मैं बैन नहीं करूंगा। हाँ, जब मुझे लग जाएगा कि अब आप हद पार कर दिए हैं तो मैं जरूर कर दूंगा आपको, या हो सकता है कि क्लास के दौरान में कर दिया करूंगा। लेकिन मैं इसलिए रखता हूँ, हो सकता है कई बार आपका आवाज कट जाता है, साउंड प्रॉब्लम, तो आप कम से कम बोल देते हैं तो मुझे पता चल जाता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।